बी लिखते हैं बेटा नॉन एड्रीनलिन, ठीक है, या नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर? इट इज अ जनरल वैसोकॉन्ट्रिक्टर। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक वैसोकॉन्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा इट इंक्रीजेज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, जनरल पॉइंट लिख रहे हैं बेटा हम दोनों हार्मोन्स के लिए, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों के लिए हम एक जनरल पॉइंट लिख रहे हैं। बोथ हार्मोन्स आर रिलीज्ड, both hormones are released under emergency condition, so they are called emergency hormones और ट्रिपल एफ हार्मोन्स। वेट बेटा, दिख रहा है आपको ये नीचे वाला पार्ट? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? ट्रिपल एफ हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से। ट्रिपल एफ का मतलब क्या है बेटा? यहां लिख लेना। ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? ट्रिपल एफ का मतलब है बेटा फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इनको, या फिर इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज होते हैं, फियर के टाइम पे रिलीज होते हैं बेटा, फाइट कराने के टाइम पे ये रिलीज होते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन दोनों ही इनको बोलते हैं बेटा हम इमरजेंसी हार्मोन। बोथ हार्मोन्स आर रिलीज्ड अंडर द इमरजेंसी सिचुएशंस or to face the emergency situations, so they are called as emergency hormones or triple F hormones। और ट्रिपल एफ का मतलब क्या है बेटा? तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, डर के टाइम पे रिलीज होता है बेटा, फाइट के टाइम पे, या फिर हमें उस जगह से दूर ले जाने में भी ये जो हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। वेट, ठीक है बेटा, लिखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड जो कि है पैंक्रियास। ठीक है, लिखते हैं पहले
Location: pancreas is located between the duodenum and lower end of स्टमक। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होती है बेटा ये। ठीक है, पैनक्रियास इज हिट्रोक्राइन ग्लैंड। ये बेटा हिट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हिट्रोक्राइन का मतलब हमें पता है कि ये डुअल नेचर की ग्लैंड है। ठीक है, फंक्शन में अलग अलग टाइप की होती है। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और वो कैसा नेचर है पैनक्रियास का? तो एक्सोक्राइन नेचर है। साथ ही साथ पैनक्रियास काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करने का भी काम करती है। ठीक है, तो पैनक्रियास इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, पैनक्रियास कैसी है? एंडोडर्मल। एंडोडर्मल है बेटा ओरिजिन में। कैसी है? एंडोडर्मल। एंडोडर्म लेयर से ये डेवलप होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ millions of cells, is called islets of Langerhans। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पैनक्रियास का काम क्या होता है? पैनक्रियास कहाँ लोकेटेड होती है? तो हमने देखा कि कहाँ लोकेटेड होती है, ड्यूडेनम और स्टमक के पास में, दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है बेटा। पैनक्रियास एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन का मतलब क्या होता है? हमें पता है बेटा, दो तरह की ग्लैंड होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड डुअल नेचर की होती है बेटा, दोनों की तरह एक्ट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। उसे बोलते हैं बेटा हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर हिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियास बॉडी की एक कैसी ग्लैंड है? हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, डुअल नेचर की ग्लैंड है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बेटा हम कि इसका एक्सोक्राइनल नेचर क्या है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बेटा? जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। तो पैनक्रियास का एक्सोक्राइनल नेचर क्या है? कि ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है बेटा पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। क्लियर? जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन पैनक्रियास एक्सोक्राइनल नेचर के साथ साथ एंडोक्राइनल नेचर भी शो करती है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। पैनक्रियास के अंदर काफी सारी सेल्स होती हैं, है ना? और इन सेल्स को कंबाइंडली बोलते हैं बेटा हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो कि अलग अलग हार्मोन रिलीज करने का काम करती है। तो वही लिखेंगे बेटा हम कि क्या काम करती हैं सेल्स, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं। साथ ही साथ बेटा पैनक्रियास जो है एक एंडोडर्मल है ओरिजिन में। एंडोडर्म लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है जो कि एक जर्मिनल लेयर है। तो पहले इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं इसके हार्मोन्स।
ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद हम लिखते हैं बेटा हॉर्मोन्स ऑफ पैनक्रियास, हॉर्मोन्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, एक हार्मोन लिखेंगे बेटा हम आज की क्लास में, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बेटा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन इज secreted by beta cells of पैनक्रियास। ठीक है, इंसुलिन किससे रिलीज होता है बेटा? तो हमने डिस्कस किया कि लैंगर ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, तो इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड to convert glucose into glycogen and store it in liver and pancreas। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है ये कौन रिलीज करता है? तो बीटा सेल्स, जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बेटा अलग अलग टाइप की सेल्स है पैनक्रियास की, इनकी बीटा सेल्स जो है वो इस इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, और ये इस हार्मोन की जरूरत क्या है हमारी बॉडी के अंदर? तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती है, या फिर हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि ये ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करती है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। एक पॉइंट और बाकी है, इसके बाद हम आज के लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, रफ कर रहा हूं, एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन results in डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, अगर बेटा इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर कम अमाउंट में हो रहा है तो क्या होगा? शुगर लेवल या फिर जो ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, क्योंकि ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाएगा। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल के हमारे लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर करने का काम करती है, और यही हमें जरूरत पड़ने पे एनर्जी की फॉर्म में हेल्प करती है बेटा हमारी किसी भी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। जब इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मतलब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसका हमारे ब्लड के अंदर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इसी डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं बेटा एक नेक्स्ट हार्मोन जो कि है ग्लूकेगॉन। ठीक है, एक नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकेगॉन जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है बेटा। ठीक है, ग्लूकेगॉन
इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, जो पैनक्रियास की अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या काम करता है बेटा? ये करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड रिलीजिंग ग्लूकोज इन दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये काम करता है, बिल्कुल इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है बेटा, इसलिए इन दोनों हार्मोन की एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है बेटा बिल्कुल अपोजिट ये होते हैं फंक्शन में। ठीक है, जैसे हमने थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन देखा था बेटा, ऐसे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो दोनों ग्लैंड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करती है। ठीक है, एक जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है, दूसरी कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करती है। ऐसे ही ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये भी दोनों जो हार्मोन है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, और ये क्या करता है बेटा ग्लाइकोजन से दोबारा से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिक वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए दिस हार्मोन इज रिगार्डेड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एक साथ ही साथ यहां पे एक और पॉइंट लिख देता हूं बेटा कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू इंसुलिन। ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू इंसुलिन, इंसुलिन के ये एंटागोनिस्टिक है बिल्कुल हार्मोन ग्लूकेगॉन, जो कि अल्फा सेल्स ऑफ, अच्छा ये भी नहीं लिखा है हमने, अच्छा लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। अलग अलग सेल प्रेजेंट है पैनक्रियास में, तो उनमें से जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज करती है, जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करती है। ऐसी और भी अदर सेल्स होती है बेटा, लेकिन अभी हमें ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड रिलीजिंग ग्लूकोज, ठीक है, इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, और इंसुलिन क्या करता है बेटा? डिक्रीज करने का काम। सो दिस हार्मोन इज रिगार्डेड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या है बेटा? ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। अब हमने देखा था कि जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है बेटा, वो ग्लूकोज लेवल कम कर रहा था, ये बढ़ा रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये एंटागोनिस्टिक है बेटा, इंसुलिन के अपोजिट फंक्शन करता है बिल्कुल। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड स्ट्रीम में कम करता है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके लीवर और मसल सेल्स में, ऐसे ही क्या करता है बेटा ग्लाइकोजन, है ना, सॉरी ग्लूकेगॉन जो है हार्मोन, ये क्या करता है? बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करता है। ये क्या करता है बेटा? मसल्स और लीवर सेल्स के अंदर जितनी भी ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसी ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कराता है। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है बेटा? हाइपरग्लाइसेमिक वाली कंडीशन होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको।
ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम। इतना ही पार्ट था पैनक्रियास का जो आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद में बेटा दो और ग्लैंड है, जैसे गोनाड्स जो है बेटा वो भी एक ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं, है ना, टेस्टिस और ओवरी, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे हम जो कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है आपका नेक्स्ट, उसमें। क्लियर? तो वहाँ पर उसको हमें एक बार अच्छे से पढ़ना ही है, तो हम वहीं पर उसको लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी देखनी है हमें, सेल्स भी देखनी है वहाँ पर। तो बेटा इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल is series of cyclic changes occurring in the ovaries and female reproductive tract reproductive period of फीमेल। ठीक है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेटा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में रेगुलेट होता है और ये भी हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है बेटा। ठीक है, हार्मोन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। क्लियर? तो फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जहाँ पे ओवरीज और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है बेटा, है ना, जो फैलोपियन ट्यूब है, जो यूट्रस है, उनके अंदर सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं बेटा? तो ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं और इन्हीं जो हार्मोन का लेवल है इन सीरीज साइक्लिक चेंजेस में वो कभी बढ़ता है बेटा, कभी कम होता है। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से एक फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, एग्स रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर और चांसेस बनते हैं बेटा स्पर्म और एग्स के फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं तो एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, स्टेराइल हो जाती है बेटा। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम एक नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव पीरियड इन फीमेल extends from and is termed मेनार्क। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेनार्क बोलते हैं। और ये कब तक देखने को मिलता है? तो 10 to 14 ईयर्स की। क्लियर बेटा? टू मेनोपॉज। और ये कब देखने को मिलता है? तो 45 से 50 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमने देख लिया बेटा कि कैसे ये रेगुलेट होता है। हार्मोन्स के जो है इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा। हार्मोन्स का लेवल जो होता है अलग अलग होता है और इसी लेवल की वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग है वो कभी डैमेज होती है, कभी थिक होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है बेटा वेजाइना से। तो ये सारी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि फीमेल के अंदर रेगुलेट होता है बेटा, मेनली मैमल्स के अंदर। और रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल के अंदर वो कब से स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी के टाइम से, जब पहली बार बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं फीमेल में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क, जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है एक एज के बाद में, तो कौन सी एज होती है बेटा? 45 से 50 ईयर्स की एज में, और इसे बोलते हैं मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो मेनार्क है, और जब स्टॉप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ठीक है बेटा, समझ में आया तक?
नोट डाउन कर लीजिए इसको।